उसे लेकर हम आगे बढ़ेंगे। वाक्य शुद्धिकरण। यहां पर पहला वाक्य है, सुरेश के चाची जी बीमार है। सुरेश के चाची जी बीमार है। सुरेश की चाची जी बीमार है। वहां पर शब्द है पड़ी है करके, पड़ी है। बीमार व्यक्ति हमेशा सोया हुआ ही रहता है। पड़ी है थोड़ी सी देहाती भाषा हो जाती है, इसलिए इसे बेहतर है निकाल ही दीजिएगा। आपको लिखना होगा सुरेश की चाची जी बीमार है। अगला सवाल, रोगी को काटकर सेब खिलाओ। जब भी वाक्य दिया जाएगा वाक्य के अर्थ पर ध्यान दीजिएगा। रोगी को काटकर सेब खिलाओ। यहां पर रोगी को काटा नहीं जा सकता। जितनी शांति से अगर आप वाक्य पढ़ेंगे उतने ही शांति से आप वाक्य के शुद्धिकरण पर ध्यान दे सकोगे। पहले वाक्य पढ़िएगा। वाक्य में क्या है, रोगी को काटकर। रोगी को कभी भी काटा नहीं जाता, तो काटना क्या है, यहां पर सेब को काटना है और रोगी को खिलाना है। तो आपको क्या लिखना पड़ेगा, पहले सेब काटकर। क्या लिखना पड़ेगा, सेब काटकर रोगी को खिलाओ। देखते हैं, मैं आप पर इज्जत करता हूं। मैं आप पर इज्जत करता हूं, ये वाक्य शुद्ध नहीं है। यहां पर क्या होना चाहिए, आप पर नहीं है। मैं आपकी इज्जत करता हूं। क्या होना चाहिए, मैं आपकी इज्जत करता हूं। अगला है, महेश और संगीता हमारे यहां आएगा। महेश और संगीता हमारे यहां आएगा। यहां पर महेश और संगीता दो हैं, बहुवचन में। महेश और संगीता हमारे यहां आएंगे। आएंगे, हमारे यहां आएंगे। अब इसके बाद हम बात करते हैं, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिएगा। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिएगा। और यहां पर कोष्टक में आपको कारक दिए जा सकते हैं या फिर कभी कभार शब्द दिए जा सकते हैं। कारक दिए जाएंगे या फिर शब्द दिए जाएंगे, इस पर आप ध्यान देंगे। राम कैंची डैश कागज काटता है। राम कैंची डैश कागज काटता है। राम कैंची से कागज काटता है। कैंची से कागज काटता है, यह आपको लिखना होगा। इसके बाद दूसरा वाक्य, वह अपने गुरु डैश इज्जत करता है। वह अपने गुरु की इज्जत करता है। वह अपने गुरु की इज्जत करता है। पीड़ितों डैश दान दो। पीड़ितों डैश दान दो। उस वाक्य को एक बार दो बार आराम से पढ़ लीजिएगा, तब आपको पता चल जाएगा। पिछले अवधि में ही मैंने बता दिया है, आपकी हिंदी बढ़िया है। आप ढंग से बड़े प्यार से आप हिंदी जब बोलते हैं, तो जब वाक्य का जब प्रयोग करते हैं, आप जब बोलते रहते हैं, ऐसे बहुत सारे वाक्यों का प्रयोग कर चुके हैं, जहां पर का, की, के, से, में, पर जितने भी कारक है उनका प्रयोग आपने अपने निजी जीवन में जब किया है। जब आप लिखेंगे तो इसको जब आप पढ़ेंगे तब आपको पता चल जाएगा। यहां पर की डालना है, के डालना है, कू जो भी है। यहां पर क्या है, पीड़ितों को दान दो। पीड़ितों को दान दो। विश्वेश्वरैया समय डैश बड़े पाबंद थे। विश्वेश्वरैया समय डैश बड़े पाबंद थे। विश्वेश्वरैया समय के बड़े पाबंद थे। विश्वेश्वरैया समय के बड़े पाबंद थे। देखते हैं अगला वाक्य। अब अगला वाक्य है, निम्नलिखित वाक्यों को सूचना अनुसार बदलिए। निम्नलिखित वाक्यों को सूचना अनुसार बदलिए। मैंने आपको इससे पहले भी कह चुका हूं, आप भी इसके बारे में आपके ध्यान में भी होगा। अब आप 12वीं कक्षा में हैं, यह वर्तमान काल है। पिछले साल आप 11वीं कक्षा में थे, वो कौन सा काल है ये भी याद है आपको। आने वाले दिनों में बड़े 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 इंजीनियर डॉक्टर बनने के लिए निकल रहे हो, वो काल भविष्य काल होगा। 11वीं कक्षा आपका भूतकाल होगा। हाँ जी, मैं पढ़ रहा हूं।
वर्तमान काल है। मैं पढ़ रहा हूं, वर्तमान काल है। मैं पढ़ूंगा, भविष्यत काल है। मैंने पढ़ लिया, मैंने पढ़ा था, ये क्या है? भूतकाल है। जहां पर आप बैठे हैं वहां पर ही जरा सोचिएगा, एग्जाम रूम के अंदर ही बैठे हुए इसे सोचना है, पहले किस काल में है देख लीजिएगा, आपको पता चल जाए। यहां पर पहला वाक्य, राहुल कुंभ मेले में जा रहा है। राहुल कुंभ मेले में जा रहा है, इसे भूत काल में बदलिएगा, इसे भूत काल में बदलिएगा। राहुल कुंभ मेले में जाएगा, क्या होना चाहिए? जाएगा। राहुल कुंभ मेले में जाएगा। और इसके बाद दूसरा वाक्य है, इस दिशा में काम शुरू हो जाएगा, वर्तमान काल में बदलिए। ये वाक्य ही भविष्यत काल में है और वो कह रहे हैं वर्तमान काल में बदलिएगा। इस दिशा में काम शुरू है, इतना ही लिखना है। इस दिशा में काम शुरू है, इस दिशा में काम शुरू है। तीसरा वाक्य, मैंने भिखारी को 1 रुपया दिया, भविष्यत काल में बदलिएगा, भविष्यत काल में बदलिएगा। मैं पढ़ूंगा, लिखूंगा, खाऊंगा, सोऊंगा, बैठूंगा, उठूंगा, जागूंगा, ये सभी क्या है? भविष्यत काल में है। लिख रहा हूं, पढ़ रहा हूं, गा रहा हूं, सुन रहा हूं, देख रहा हूं, ये सभी क्या है? वर्तमान काल है। सुना था, पढ़ा था, लिखा था, गया था, देखा था, सोया था, ये सभी क्या है? भूतकाल है। देखते हैं भविष्यत काल में, मैंने भिखारी को 1 रुपया दिया, मैं भिखारी को 1 रुपया दूंगा, क्या होना चाहिए? दूंगा, दूंगा, याद रख लीजिएगा। थोड़े से और एक देखेंगे हम। लिख रहा हूं, क्या है जी? ये वर्तमान का। लिखूंगा, भविष्यत काल। लिखा था, भूतकाल। लिख रहा हूं, लिखूंगा, लिखा था। पढ़ रहा हूं, पढ़ूंगा, पढ़ा था। खा रहा हूं, खाऊंगा, खाया था। सो रहा हूं, सोऊंगा, सोया था। इस क्रियापद पर आप ध्यान देंगे और केवल उसके रूप को जब आप बदलेंगे तब कहीं ना कहीं सूचना के अनुसार जो भी सूचना दी जाएगी, चाहे वर्तमान काल में हो, चाहे भविष्य में हो, चाहे भूत में क्यों ना हो, उसे आपको बदलना होगा। इसके बारे में विशद चर्चा भी हम करेंगे अगले अवधि में। अब हम बात करते हैं, और एक है यहां पर, निम्नलिखित मुहावरों को अर्थ के साथ जोड़कर लिखिए। जब मुहावरों को जब आप पढ़ेंगे तो आपको कुछ कुछ अर्थ समझ में आ जाते हैं। उस अर्थ के साथ बगल वाले हिस्से को देखिएगा, उसके सामने वाले हिस्से को देखिएगा और पहचानने की कोशिश कीजिएगा। जल्द से जल्द निर्णय मत लीजिएगा, बिल्कुल मत लीजिएगा। देखते हैं, कूच करना। कूच करना यानी क्या है? थोड़ा थोड़ा अंदाजा आपको मिल रहा है। यहां पर देखते हैं, आमदनी बढ़ाना, असहनीय दुख होना, प्रस्थान करना, तैयार होना। कूच करना है कहीं ना कहीं थोड़ा सा निकलना। इसके लिए क्या होगा? प्रस्थान करना इसका सही उत्तर होगा। दूसरा है कमर कसना। कमर कसना, तैयार होना। कंचन बरसना। कंचन यानी सोना। सोना बरस रहा है यानी उसे फायदा हो रहा है। फायदा हो रहा है, उसे ज्यादा पैसे मिल रहे हैं, तो उसके लिए क्या है यहां पर? आमदनी। आमदनी यानी उसे जो पैसा मिल रहा है उसे आमदनी कहा जाएगा।
आमदनी बढ़ना, कलेजा फटना, कलेजा फटना, कलेजा फट रहा है यार देखकर उसे, तो असहनीय दुख होना, असहनीय दुख होना। जितने शांति से, जितने ध्यान से आप पढ़ेंगे उतनी ही समस्याएं भाषा के साथ जुड़ी हुई अपने आप हल होती 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 चली जाएंगी। देखते हैं, अन्य लिंग रूप लिखिए। यहां पर एक शब्द है सन्यासी, सन्यासिनी लिखना होगा, सन्यासी, सन्यासिनी। विद्वान, विदुषी, विद्वान, विदुषी। विधवा, विधुरा, विद्वान, विधुर। देखते हैं आगे, वो भी है यहां पर विद्वान, विदुर। गोप, गोपी, गोप, गोपी। इसके अलावा भी पूछा जा सकता है महोदय, महोदया, प्राचार्य, प्राचार्या। इनको याद रखिए। देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द लिखिए, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द लिखिए। जो दिखाई न दे, जो दिखाई न दे, अदृश्य। क्या लिखना होगा आपको? अदृश्य, अदृश्य। जो दूसरों से ईर्ष्या रखता हो, जो दूसरों से ईर्ष्या रखता हो, क्या लिखना होगा? ईर्ष्यालु, ईर्ष्यालु। प्रतिदिन होने वाला, प्रतिदिन होने वाला, दिनम प्रति या दैनिक। प्रतिदिन होने वाला, दैनिक। इसी प्रकार से बहुत सारे वाक्य इसके साथ मिल सकते हैं, आपके अभ्यास पुस्तिका में हैं, आप देख लीजिएगा। ऐसे बहुत सारे ऐसे कुछ वाक्य हैं, तो इसके उदाहरण एक एक भाग के बारे में जब हम जुड़ेंगे अगले वीडियो में, तब इसका विशद विश्लेषण होगा। और यहाँ पर निम्नलिखित शब्दों के साथ उपसर्ग जोड़कर नए शब्दों का निर्माण कीजिए। उपसर्ग शब्द से पहले होता है, उपसर्ग शब्द से पहले जुड़ता है, शब्द से पहले जुड़ने के बाद उसका अर्थ भी परिवर्तित होता है। देखते हैं, आवश्यक शब्द है, यहां पर आवश्यक शब्द है, इसके साथ उपसर्ग जुड़ेगा अनावश्यक। आवश्यक, अनावश्यक। हिंदी के उपसर्ग होंगे, उर्दू अरबी फारसी के उपसर्ग होंगे, और उसके साथ साथ संस्कृत के भी उपसर्ग होंगे। कल्पना, परिकल्पना, कल्पना, परिकल्पना। और केवल दो ही दिए जाएंगे, याद रखिएगा। ऐसे बहुत सारे उदाहरण आपको मिलेंगे। आपको सर्ग दिया जाएगा, मान लीजिएगा सर्ग दिया जाएगा, लिखना क्या होगा? उपसर्ग आपको लिखना होगा। सर्ग लिखने के बाद आप विसर्ग भी आप लिख सकते हैं, सर्ग शब्द के साथ आप विसर्ग भी लिख सकते हैं। ज्ञान दिया जाएगा, इसके साथ भी आप विज्ञान जोड़ सकते हैं, अज्ञान जोड़ सकते हैं। उपसर्ग जो है हमेशा शब्द से पहले ही जुड़ेगा। अब इसके बाद किसी एक विषय पर निबंध लिखिएगा। वैश्विक महामारी कोविड का प्रकोप। जब निबंध जब आप लिखते हैं तो उसके बारे में, कोविड के बारे में बहुत सारी जानकारी व्हाट्सएप नामक बहुत बड़े विश्वविद्यालय से आपको मिल चुकी है कि ये इन्फ्लुएंजा जो था, जिस प्रकार से ये वायराणु फैलता चला जाता है, पूरे विश्व भर में फैला हुआ है, इसके बारे में आपको प्रस्तावना लिखनी पड़ेगी।
ये ऐसी बीमारी, ऐसा एक वैराणु है जो आज का नहीं है, आज से 100 साल पहले भी था, 200 साल पहले भी था। विज्ञान ने किस प्रकार से ऐसे खोज निकाला, पहले किस प्रकार से इसकी खोज हो गई, फिर धीरे 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 आधुनिक जगत में एक ऐसा फैलता गया। इसको फैलाने वाले कौन थे और इसकी रोकथाम के लिए प्रत्येक व्यक्ति को क्या क्या करना पड़ेगा, और इसे संभल कर रहने के लिए हमें अपने शारीरिक क्षमता को किस प्रकार से बढ़ाना होगा। फिर इसके बाद निष्कर्ष में आपको लिखना होगा ये जो वैराणु है इंसान के अंदर इंसानियत जगाने का पाठ इसने पढ़ाया है, इंसान को प्रकृति के नियमों का उल्लंघन न करने के लिए सिखाया है। अब हमेशा पॉजिटिव थिंकिंग के बाद सकारात्मक सोच आपकी होनी चाहिए। भले ही बहुत सारा विनाश इसने किया होगा, मगर जब भाषा और भाव के माध्यम से जब आप सोचते हैं तब कहीं न कहीं आपके अंदर सकारात्मक विचार उठने चाहिए। तब आपको निष्कर्ष में आपको लिखना होगा इस एक वैराणु से कहीं इंसान ने अपने इंसानियत को पहचानने की कोशिश की है। जिस दौर से ये गुजर रहा था, इतनी तेज ये चल रहा था, इसे रुकना होगा, प्रकृति के गोद में इसे रहना होगा। ऐसे बहुत सारे सुंदर सुंदर वाक्य के माध्यम से आप इस निबंध को लिख सकते हैं। और दूसरा है योग स्वस्थ आरोग्य का मंत्र। निबंध का विषय है योग। योग का अर्थ ही होता है रुकना, ठहरना, सोचना, शांति से रहना। इसके बाद योग के बारे में आपको पीठिका प्रस्तावना आपको देनी है। योग कितने प्रकार के योग होते हैं? मुद्रा योग है, कुंडलिनी योग है, शारीरिक योग है, नेत्र योग है, बहुत सारे योग हैं। इसमें शारीरिक योग के बारे में लिखना होगा। योग इस भारत भूमि का, इस देश की संस्कृति के साथ जुड़ी हुई बात है। योग हमारी परंपरा का अविभाज्य अंग है और इस योग के माध्यम से आप अपने आप को जीत सकते हैं, अपने बहुत सारे विचारधाराओं पर काबू पा सकते हैं और जीवन को सुंदर बना सकते हैं। फिर उसके बाद निष्कर्ष में आपको लिखना होगा ये योग जो है इससे इंसान पूरे मानवता के लिए ये लाभदायक है, क्योंकि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है और स्वस्थ शरीर के लिए, स्वस्थ स्वास्थ्य के लिए योग का होना नितांत अनिवार्य है। इस प्रकार की भाषा आपके निबंध में होनी चाहिए। और जहां पर भी आपको लगे आपने सुंदर वाक्यों का जब आपने प्रयोग किया है तो उसे रेखांकित कीजिएगा, अंडरलाइन कीजिएगा, ये सबसे बेहतरीन बात होगी। और यहां पर है मोबाइल सुविधा या असुविधा। अब विज्ञान के हर क्षेत्र में जब आप आगे बढ़ते चले जाएंगे तो विज्ञान जैसे 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 आगे बढ़ता चला गया, नए नए आविष्कार बनाए गए, तो उसमें से दोनों चीजें हैं, सुविधा भी है, असुविधा भी है। क्या जी? हमें सुविधा भी है, असुविधा भी है। हमें एटॉमिक एनर्जी चाहिए मगर एटम बम नहीं चाहिए। अन्न और वस्त्र चाहिए, अण्वस्त्र नहीं चाहिए। क्या जी? अन्न और वस्त्र चाहिए, अण्वस्त्र नहीं चाहिए। तो उसी प्रकार से हमें मोबाइल चाहिए, उससे सुविधा हमें मिलती है। दुनिया भर की किताबें आप घर में बैठकर ई लाइब्रेरी के माध्यम से आप बैठकर पढ़ सकते हैं और दुनिया भर में जितनी भी जानकारी है आप उस निस्तंतु, विशुद्ध हिंदी में उसे कहा जाएगा निस्तंतु, मोबाइल के माध्यम से आप दे सकते हैं। मगर उसके साथ जुड़ी हुई है उसकी असुविधा है। असुविधा है आपको सभी प्रकार के इंफॉर्मेशन मिलता है, एक इंफॉर्मेशन भी मिलता है, ज्ञान भी मिलता है और अज्ञानता की पराकाष्ठा भी उसमें छिपी हुई है। ये उस व्यक्ति के दिमाग पर निर्भर है कि वो उस चीज को, इस वैज्ञानिक विशेष वस्तु को, इस निस्तंतु को किस प्रकार से वो संभाल कर रखेगा, अपने व्यक्तित्व के विकास के लिए किस प्रकार से उसे लाभान्वित करेगा, उस व्यक्ति पर निर्भर है जिस व्यक्ति के हाथ में यह मोबाइल या निस्तंतु है। ऐसे इससे भी अच्छे विचार आपके अंदर उठ सकते हैं, उसे आपको लिखना होगा। तब कहीं ना कहीं ये निबंध जो है वैशिष्ट्यपूर्ण रहेगा।
अब इसके बाद यहाँ पर कुछ दिए हैं, उनके विचार दिए गए हैं। फिर इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न पर। पत्र की बारी आ जाएगी, पत्र की बारी आ जाएगी और पत्र में आपको जो दिया जाएगा निबंध तो लिखिए या तो फिर पत्र तो आपको लिखना पड़ेगा। ऑनलाइन पढ़ाई के अनुभव का वर्णन करते हुए अपने मित्र को पत्र लिखिएगा। जब मित्र को पत्र लिख रहे हैं, पिताजी को पत्र लिख रहे हैं या फिर अपने सगे संबंधियों को लिख रहे हैं तो पत्र का प्रारूप तो वही रहेगा, मगर यहाँ पर आपके अभ्यास पुस्तिका को जब आप देखते हैं या तो जिस प्रकार का स्टडी मटेरियल, आपकी भाषा में बहुत सारे स्टडी मटेरियल होंगे आपके पास, रहने दीजिएगा, वहां पर बहुत सारे कुछ किताबों में मैंने देखा है विशुद्ध भारतीय पद्धति के साथ भी है और आधुनिक पद्धति के साथ भी है। मगर जब आप पत्र लिखेंगे, पहला होगा वहां पर प्रेषक, इसी एक का पद्धति का आप प्रयोग कर दीजिएगा। प्रेषक, प्रेषक का मतलब होता है फ्रॉम। उसके बाद आएगा सेवा में, सेवा में प्रेषक, सेवा में टू। जब मित्र को लिख रहे हैं तो प्रिय मित्र करके लिख सकते हैं। प्रिय मित्र जब लिखना है, फिर उसके बाद आपका मुख्य विषय, पत्र का मुख्य विषय लिखेंगे। लिखने से पहले आपको लिखना होगा मैं ठीक हूं और आशा करता हूं कि आप भी ठीक होंगे। इस परिस्थिति में हमारी पढ़ाई बड़ी अच्छी तरह से चल रही है और पढ़ाई जब आपको लिखना होगा किस प्रकार से आप पढ़ रहे हैं करके, इस ऑनलाइन की पढ़ाई आप किस प्रकार से कर रहे हैं, सुबह आपके क्लासेस कब शुरू होते हैं और उसके बाद आप किस प्रकार से पढ़ते हैं, फिर आपको किस प्रकार से भेजा गया, जो भी है। और जब इस प्रकार से जब आप पत्र पूछते हैं तो यहाँ पर कम से कम 10 वाक्यों को लिखना अनिवार्य होता है। अनौपचारिक पत्रों 10 वाक्यों का लिखना अनिवार्य होता है। इसलिए जब आप लिखेंगे तो हमारे कॉलेज में ऑनलाइन की पढ़ाई जो है सुबह 8 बजे से शुरू हो जाती है। प्रत्येक घंटे के बाद 10 मिनट का अवकाश रहता है। फिर उसके बाद दूसरे अध्यापक आते हैं और हमारे प्रश्नों का सीधे हमारे जितनी भी समस्या है हम पूछते हैं और हमें समस्या का समाधान होता है। पहले पढ़ाया जाता है, फिर उसके बाद हमारे प्रश्नों के भी उत्तर भी दिए जाते हैं, ताकि आपको बताना होगा किस प्रकार से यह ऑनलाइन की पढ़ाई जो है आपको लाभदायक हो रही है। फिर उसके बाद अंत में आपको लिखना होगा, क्या लिखना होगा, आपका प्रिय मित्र, बगल में आप दिनांक लिख दीजिएगा। और मान लीजिएगा अगर आपको प्राचार्य के लिए लिखना होता है, प्राचार्य महोदय को लिखना है, किसी अधिकारी को लिखना है, नगर पालिका को लिखना है, वैद्यकीय सेवा संबंध में लिखना है, तो वहां पर भी यही प्रारूप आएगा। पहले प्रेषक आपको लिखना होगा, यहाँ पर अवक लिखना होगा, फिर अपना पता लिखना होगा, फिर सेवा में ये आपको लिखना होगा। इसके बाद आपको आएगा यहाँ पर विषय आपके प्रश्न के साथ जुड़ा हुआ रहता है। प्राचार्य महोदय से निवेदन कीजिएगा कि प्रवेश शुल्क में कमी कीजिएगा या 4 दिन की छुट्टी दीजिएगा, ऐसे। हाँ, तब आपको विषय में लिखना होगा 4 दिन की छुट्टी के संदर्भ में, या फिर आपको प्रवेश शुल्क में कटौती करने के संबंध में आपको लिखिएगा। फिर आपको लिखना होगा यहाँ पर महोदय, क्या लिखना होगा, महोदय आपको लिखना होगा। महोदय लिखने के बाद उपरोक्त विषय के संबंध में हम आपसे निवेदन करते हैं, अतिवृष्टि की वजह से हमारी खेतीबाड़ी में अनाज की पैदावार बहुत कम हुई है और हमारी माली हालत जो है, माली हालत लिखिएगा, या फिर हमारी आर्थिक परिस्थितियां बिल्कुल कमज़ोर पड़ गई हैं,
जिसके चलते हम आपसे निवेदन करते हैं प्रवेश शुल्क में आप कुछ कमी करेंगे तो हमारी आर्थिक परिस्थिति यहाँ सुधरेंगी और हमें इससे लाभ होगा। आशा एवं विश्वास के साथ आपका छात्र। ये लिख के यहाँ पर आपको धन्यवाद लिखना होगा। धन्यवाद लिखना होगा और यहाँ पर आपको क्या लिखना होगा? भवदीय। ये नीचे लिखना है मित्र मंडली, भवदीय लिखना होगा। फिर यहाँ पर आप तिथि या दिनांक लिख सकते हैं। इसी प्रकार से नगर पालिका के संदर्भ में आपको लिखना है, या तो फिर पानी की समस्या के संदर्भ में लिखना है, या फिर बैंक में खाता खोलना है। बैंक में खाता खोलना है तो उपरोक्त विषय के संबंध में हम आपके बैंक में खाता खोलना चाहते हैं। इसके संबंध में जो भी प्रविष्टियां हैं हम इसके साथ जोड़ चुके हैं। आशा करते हैं हमें खाता खोलने का मौका मिलेगा। बस फिर वहां पर धन्यवाद भवदीय। प्रारूप यही रहेगा। जिसमें आपकी रुचि होगी, पत्र में अगर रुचि है तो पत्र लिखिएगा, निबंध में अगर रुचि है तो आप निबंध लिखिएगा। अब इसके बाद पत्र के बाद आपको मिलेगा एक अनुच्छेद मिलेगा, एक पैराग्राफ मिलेगा। उस अनुच्छेद को आपको पढ़ना होगा, बड़े शांति से पढ़ना होगा और उसके बाद पूछे गए प्रश्नों के उत्तर आपको देने होंगे। और पूरे प्रश्न पत्र में यही एक अनुच्छेद जो होता है सबसे आसान समझा जाएगा। तो 5 अंक आपके पहले जेब में रख लीजिएगा और लड़ाई 95 के लिए हो जाएगी। और एक एक अंक के अगर आप पूरी तैयारी करके चले जाएंगे तो आपका जेब जो है भरता भरता चला जाएगा और एग्जाम सेंटर से पहले ही आपके जेब में कम से कम 50 से लेकर 60 अंक होंगे। इस पर ध्यान दीजिएगा। आज का वीडियो यहीं पर हम समाप्त करें।